प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में आई हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें मेरे सहयोग के लिए विशेष तौर पर बघेल जी, जो कि क्षेत्र से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, योगेश जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और धर्मपाल जी और मानवेंद्र जी और धर्मेश जी और बहन जी निर्मला जी उपस्थित हैं, भानु जी। और देखिए, विषय यही है कि 9 साल भारत सरकार में मोदी जी की सरकार ने पूरे किए, और ये यात्रा का सफर जो है वो कैसा रहा। तो मैं यही कहूंगी कि जिन वायदों को लेकर हम लोगों ने ये यात्रा का सफर शुरू किया था, उस सफर में हम लोग बहुत हद तक सफल हुए, और यात्रा में चलने का जो आनंद रहा वो अपने आप में बहुत सुखदायी था, क्योंकि यात्रा में कई बार सफर ही हम जैसे लोगों के लिए जो कि कुछ है, वो यात्रा का ही आनंद रहा। और देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम ताल करते हुए, हाथ पकड़े हुए, थामे हुए जब आगे बढ़े तो मन को बहुत संतुष्टि भी हुई। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि भारतीय जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, बहुत भले लोग हैं, मन से भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर हम पुराना समय 2014 से खास तौर पे 2009-10 वो वाला समय देखें और उसके बाद का समय देखें, तो देश में बहुत अधिक अव्यवस्था थी, और उस अव्यवस्था के चलते बहुत सारे लोगों ने राजनीति ज्वाइन की, और देश में परिवर्तन चाहिए इस बात को सामने रखते हुए वो लोग आगे आए। तो जनता भी वही है, प्रशासन भी वही है, तो फिर क्या हुआ ऐसा कि देश में विकास की और बदलाव ने रफ्तार पकड़ी। तो हुआ ये कि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिनके हाथ में देश की जनता ने शासन दिया, वो बदले, और उन्होंने सबने अपने पूर्ण मेहनत के साथ एकीकृत जो भावना थी उसको साथ लिए जनता की सेवा को लेकर आगे बढ़ने का कार्य जो है वो अपने सिर पर उठाया। और नतीजे आप सबके सामने, किसी भी क्षेत्र में हम लोग अगर चीजें देखें तो हमें सामने आकर पता चलता है कि देश की वस्तुस्थिति क्या थी और पिछले 9 साल में क्या बदलाव आया। उदाहरण के तौर पर सब लोग बात करते थे गरीबी हटाओ, पर गरीबी कैसे हटनी है कोई उस विषय में बात नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, बल्कि बात तो बनाते होंगे लेकिन उस विषय पर काम नहीं करता होगा, क्योंकि काम क्या कर रहे हैं उनको उसका संज्ञान नहीं था। तो प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, उनके पास एक गुजरात के मुख्यमंत्री का अनुभव था, और आते ही उन्होंने आकलन निकाला कि इस देश की जो अधिकतर अर्थव्यवस्था है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि असंगठित, गैर संगठित, असंगठित क्षेत्र के लोग चलाते हैं, जिसमें रेड़ी पटरी वाला, फल फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, इस प्लम्बर आदि ऐसे तमाम लोग हैं जो कि असंगठित क्षेत्र से हैं, और वो लोग इस देश की 60 से 70% अर्थव्यवस्था उन लोगों के पास है। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि देश में असंगठित लोगों के लिए कोई भी योजना नहीं थी, और उससे भी अचंभे की बात थी कि 120 करोड़ के देश में, 120 से अधिक के देश में मात्र 12 करोड़ के आसपास बैंक के खाते थे। सोचिए कि इन 12 करोड़ में ऐसे भी कुछ परिवार रहे होंगे, नेहरू गांधी परिवार जैसे, मायावती जी जैसे, अखिलेश यादव जी जैसे, तमाम ऐसे परिवार होंगे जहाँ एक एक परिवार के 10-10, 50-50, 100-100 खाते होंगे। तो देश की जो आम जनता थी वो बैंक के खातों से विमुक्त थी, लेकिन कुछ लोगों के पास ही बैंक के खाते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने आते ही योजनाबद्ध तरीके से मात्र 4 महीने के अंतराल समय में 53 करोड़ खाते खोले, और हर परिवार में कम से कम एक खाता हो, इसे योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया। नतीजा क्या हुआ
कि सब लोगों ने, विपक्ष ने खास तौर पे हल्ला बोला कि ये क्या कर रहे हैं, इतने बैंक के खाते खुलवा देंगे, बैंक को बर्डन करेंगे, उनके कारोबार बढ़ेगा, उनके लिए काम करना मुश्किल होगा वगैरह वगैरह। लेकिन यही बैंक के खाते जिनको जोड़ा गया, जिसको जनधन खातों का नाम दिया गया, इसमें से 38 करोड़ जो खाते हैं, 48 करोड़ जो खाते हैं वो जनधन खाते थे, यानी जीरो बैलेंस खाते थे, जिसमें आपको पैसा रखना अनिवार्य नहीं है, बल्कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आपको मिलना है वो उन खातों के माध्यम से मिलेगा, जिसका नतीजा हुआ कि जीरो भ्रष्टाचार। क्योंकि इन्हीं लोगों का कहना था कि केंद्र सरकार 1 रुपया भेजती है तो 15 पैसे व्यक्ति के हाथ में पहुंचते हैं। तो एक बैंक खाते से आपने कई लाख करोड़ रुपया उन लोगों के हाथ में दिया जिनको उसकी अधिक आवश्यकता थी, और कितने लाख करोड़ रुपया जो चोरी होता था उस पर आपने रोक लगाई। और जनधन के खातों को जब आधार और मोबाइल फोन से जोड़ा गया तो सरकार की कई सारी स्कीम्स, बीमा और साथ में दुर्घटना बीमा, आयुष्मान भारत, बाकी अन्य जितनी लोन आदि की स्कीम्स जितनी थी वो सब स्कीमें, मुआवजा, सब इन बैंक के खातों के जरिए, स्वनिधि, किसान सम्मान योजना, महिलाओं को उज्ज्वला के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, वो तमाम ऐसी चीजें जो है अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी, और इन सबको खातों के माध्यम से वो अर्थव्यवस्था की मेन स्ट्रीम में आई। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके माध्यम से बहुत सारा पैसा, क्योंकि लोग गरीब थे, संख्या अधिक थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ भी नहीं था, सबके पास थोड़े बहुत पैसे थे जो आटे की बोरी में, दाल चावल के डब्बे में, तकिए के नीचे ऐसे पड़े होते थे। तो वो सब मेन स्ट्रीम जो है अर्थव्यवस्था उसके साथ जुड़ गए। जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा कि मेरी सरकार गरीब को, किसान को, वंचित को समर्पित है, और सबसे अधिक वंचित अगर कोई है किसी भी समाज में तो वो महिलाएं हैं। अगर आप SC/ST वर्ग में देखें तो SC/ST वर्ग में पुरुषों के पास भी कुछ होगा, लेकिन महिलाएं उसमें भी वंचित हैं। अमीर क्षेत्र में भी देखें तो उन परिवारों में भी महिलाएं उस से वंचित हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज में भी वंचित महिलाएं हैं। हर क्षेत्र के अंदर जो है, हर लेवल पे महिलाएं वंचित हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना जमीन पर उतारी तो उन वंचित और पीड़ित महिलाओं के नाम पर उन मकानों को कर दिया। तो जिसके वजह से, जिसके कारण वो वंचित जो महिलाएं थी वो मेन स्ट्रीम हुई, घर परिवार में इज्जत और सम्मान बढ़ा, और रोज रोज के जो कलेश थे, घर से निकलो, अपने पिता के घर जाओ, भाई के घर जाओ, लड़ाइयाँ लड़ो, शराब के चक्कर में मकान को मॉर्गेज कर दिया और बाकी और चीजें कर दी, बेच दिया, वो सब चीजों से परिवारों की सुरक्षा हुई। तो समाज की सुरक्षा, परिवारों की सुरक्षा, महिलाओं के उत्थान के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। साथ ही शौचालय, जिसको इज्जत घर का नाम आपके क्षेत्र में दिया गया, अब 70 साल की आजादी के बाद देश में शौचालय बनने चाहिए, और वो भी किसी प्रधानमंत्री को लाल किले से कहना पड़े, तो यही बताता है कि इस देश की व्यथा क्या थी। इस देश की व्यथा ये थी कि आम जन की जरूरतें, चाहे वो शौचालय है, चाहे वो नल से जल की व्यवस्था है, चाहे वो घर में खाना पकाने के लिए ईंधन की व्यवस्था है, या स्वास्थ्य की दृष्टि से उस महिला को सैनिटरी पैड की आवश्यकता है, बैंक के खाते के माध्यम से छोटा मोटा रोजगार चलाने के लिए उसको पैसों की जरूरत है, उसमें उसकी कहीं भी गिनती नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी ने योजनाबद्ध तरीके से इस वंचित श्रेणी के जो व्यक्ति है, जो महिला है, उसको देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, उसके सम्मान से जुड़े हुए विषय, उसके शरीर की
क्षमता और उसके शरीर के स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय, चाहे वो धुएं के कारण उसके फेफड़ों में बीमारी पैदा होती थी, अंधेरे के कारण वो शौचालय नहीं जा पाती थी, अंधेरे के कारण पढ़ाई नहीं हो पाती थी, ऐसे तमाम विषयों को अड्रेस करने की कोशिश की और उनके सबके रास्ते खोजे गए जिससे उस पीड़ित वर्ग की समस्याओं को हल किया जा सके। इसी प्रकार से बात होती है देश की विकास यात्रा की। अगर मैं देश की विकास यात्रा की बात करूं तो 70 से कम पूरे देश भर में एयरपोर्ट्स थे, हवाई अड्डे 70 से कम थे और 70 साल का समय निकल चुका था। लेकिन पिछले 9 साल के अंदर 74 एयरपोर्ट देश को मिले हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट थे 2014 में। आज उत्तर प्रदेश के पास 9 हवाई अड्डे हैं और 9 और बनने की तैयारी में है। तो ये उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा है। अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों के बनने की रफ्तार पिछले 9 साल में कई गुना बढ़ी, क्योंकि 2014 तक दिल्ली जैसे क्षेत्र में 4 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से सड़कें बन रही थी और पूरी एवरेज जो है वो 12 किलोमीटर की निकाली है सरकार ने। लेकिन आज इस विषय को सुनकर प्रसन्नता होती है कि देश में सड़कें बनने की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति रोज की बन गई है। प्रतिदिन 40 किलोमीटर की सड़क बन रही है और भारत ने पिछले 9 वर्षों के अंदर जो पृथ्वी की मोटाई है, गोलाई है, उसकी 1.5 गुना सड़कें बनाने का काम किया है। 4 लाख किलोमीटर इतनी लंबाई की सड़कें देश में बनी है पिछले 9 वर्षों में। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे पोतों का काम हो, चाहे विकास के लिए लोगों को मकान बनाने का काम हो, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को 5 लाख रुपए तक का लाभ पहुंचाने का काम हो, जनधन के खाते के द्वारा मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया की जितनी विभिन्न योजनाएं उसके माध्यम से लाभ पहुंचाने का काम हो, पेंशन योजना में पेंशन पहुंचाने का काम हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ छोटे मोटे पैसों की जरूरत होती है जिसके लिए वो महाजन के धक्के खाते थे और दुगना तिगना ब्याज उस पे देते थे, वो सब व्यवस्थाओं को खड़ा करते हुए हर क्षेत्र में देश के काम किया गया है। चाहे स्पेस की बात हो, और सबसे बड़ी बात मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब पहले आई हूँ कई साल पहले, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की इतनी भारी समस्या थी कि कई घंटों तक बिजली जाया करती थी। उत्तर प्रदेश में इतनी भारी समस्या थी कि घरों के अंदर बिजली थी ही नहीं। तो आज उस बिजली की समस्या को बेहतर किया गया है। हर ग्रामीण क्षेत्र को बिजली की तारों से जोड़ा गया है और ग्रिड को बेहतर किया गया है ताकि हर परिवार तक बिजली को पहुंचाया जा सके और हर गांव तक बिजली पहुंचे। इस पे भी कार्य हुआ है। जब आज हम क्योंकि आगरा में बैठे तो इसलिए मैं आगरा का विषय करूंगी। आगरा के अंदर जो आंकड़ा सामने आया, 1.61% मात्र घरों के अंदर नल से जल की व्यवस्था थी। आज 24% मकानों में 24% परिवारों को नल से जल की उपलब्धता कराई गई है और लगातार इस विषय के ऊपर काम किया जा रहा है। चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे देश की रक्षा से संबंधित स्पेस से लेकर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात हो, उत्तर प्रदेश को तो बहुत बेहतरीन डिफेंस कॉरिडोर भी मिला है और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से लगातार देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रही है।
अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात की जाए जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, उसको आधार माना जाए तो 33 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश को मिला है। अगर 33 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश की जनता को मिलता है तो वो जनता के लिए बेहतरीन रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने का काम और सुविधाओं को बेहतर करने का काम उसके माध्यम से सृजन होता है। और ये इसलिए आवश्यक है, ये आंकड़ा मैंने आपको इसलिए दिया कि इस आंकड़े से ये दर्शाता है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, जिसको लोग बीमारू प्रदेश के नाम से जानते थे, और कई लोग तो गर्व करते थे बीमारू कह कर कि हमें ये वाली योजना मिल जाए, हमें वो वाली योजना मिल जाए और हम बीमारू प्रदेश है, लागू कुछ नहीं करेंगे, जनता का पैसे का क्या होगा वो किसी का हवाला नहीं। लेकिन आज इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वो प्रदेश जिसको बीमारू प्रदेश कहा जाता था, वो आज निवेश का सबसे बड़ा स्थान बनने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आकर निवेश लगा रही है। ये संभव नहीं होता अगर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती। और मैं दोबारा कहूंगी कि केंद्र सरकार में मोदी जी ने योजनाएं लागू की और योगी जी के आने के बाद उन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से हुआ, कानून व्यवस्था को बेहतर किया गया, जिसके कारण आज इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर निवेश लोगों को उपलब्ध हुआ। अगर उत्तर प्रदेश और खासतौर पे जब हम ब्रिज क्षेत्र में बैठे हैं तो ब्रिज क्षेत्र भारत की सभ्यता संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है। कृष्ण की जन्मभूमि से लेकर उसके बाद के काल तक के बहुत सारे प्रमाण इस क्षेत्र में मिलते हैं। अयोध्या नगरी आप ही के प्रदेश में है, तो चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे मेट्रो बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मेट्रो का जाल बना है और आपके भी क्षेत्र को मेट्रो जल्दी मिलने वाली है। तो चाहे मेट्रो हो, चाहे रेलवे के इंजन्स की बात हो, चाहे वंदे भारत ट्रेन की बात हो, चाहे रेलवे लाइन से कई क्षेत्रों को जोड़ने की बात हो, चाहे कुशीनगर पे व्यवस्थित ढंग से हवाई अड्डा बनाकर बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप करने की बात हो, चाहे रामचंद्र जी का सर्किट डेवलप करने की बात हो, चाहे कृष्ण जी का सांस्कृतिक सर्किट डेवलप करने की बात हो, इस क्षेत्र के अंदर पर्यटक आ पाए, यात्रीगण आ पाए, तीर्थ स्थलों की भव्यता को बनाए रखा जाए, लोगों के काम होते रहे, यही इस सरकार का लगातार प्रयास रहा है। और 9 वर्ष का जो समय काल है वो यात्रा सही मायनों में अगर कोई कहे तो वो वायदों से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की और जुटने की यात्रा रही। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस रफ्तार से, जिस तेजी से काम हुए हैं, जब लोग वही हैं, जब प्रशासन वही है, तो क्या बदला है? नेतृत्व बदला है और बदले हुए नेतृत्व का लाभ क्षेत्र को मिला है और इसी के चलते इस रफ्तार से ये कार्य हुए। और ये कोई काम आसान नहीं था। 13 करोड़ शौचालय बनाने का काम शायद लोगों को सोचने में लगता होगा कि शौचालय बनाया तो क्या किया, मगर आप सोचिए कि इस देश की 50% महिलाओं की अगर भागीदारी को गिना जाए, जिसमें से 40 करोड़ या उससे अधिक महिलाओं के पास शौचालय तक की व्यवस्था ना हो, तो देश की क्या हालत रही होगी, ये सोचने का विषय है। और इसी कारण से मैं इस पूरे प्रयास को भागीरथ प्रयास कहती हूँ कि इतना प्रयत्न, इतनी शिद्दत के साथ ये काम किया गया, जिसका असर चारों ओर देखने को मिलता है। और ये विकास यात्रा समाप्त नहीं हुई है, ये विकास यात्रा की नींव डली है और लगातार इसके ऊपर कार्य बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। कोरोना के समय पर भी जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को 2.2 खरब दवा लगाई गई, उससे पता चलता है कि देश में कर्तव्य निष्ठा कितनी सजग थी
और किस प्रकार से इतनी बड़ी आई हुई मुसीबत से जूझने का काम पूरे देश ने एक होकर किया। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब विपक्ष थाली बजाने के लिए, दिया जलाने के विरोध करते थे और ऐसे समय पर कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाओ, नपुंसक हो जाओगे। ये कहते थे जब बूढ़े बुजुर्गों को वैक्सीन लग रही थी, क्योंकि उनके ऊपर बीमारी फैलने का सबसे अधिक डर था, तो ऐसे समय पर ये कह रहे थे मेरे बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई, जिनके शरीर में क्षमता है बीमारी से लड़ने की। जब देश में बेहतरीन वैक्सीन का विकास हुआ और हमारी अपनी कंपनियों ने इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई, तो उस समय ये कह रहे थे कि विदेशी वैक्सीन को खरीदकर देश में लगाया जाए, ताकि देश का इतना अधिक पैसा विदेशों में जाता तो क्या तो आप सड़कें बनाते, क्या आप बूढ़ों के लिए काम करते, क्या आप आयुष्मान भारत करते, और कौन सा काम आप कर पाते। वो पैसा, देश का पैसा देश में रहे, बेहतरीन किस्म की जो दवा है वो देश को मिल पाए, और उसी के करके आज आप हम सब लोग बिना मास्क के यहाँ बैठे हैं। और कोविन जैसा जो डिजिटल इंडिया की क्षमता है, उसका सबसे बड़ा प्रारूप जो है वो कोविन जैसी ऐप के माध्यम से मिला, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने भी माना। यहाँ तक कि सबको व्यवस्थित ढंग से अपने टाइम पर सही जगह से सही वैक्सीन प्राप्त हुई, और जो वैक्सीन भारत के प्रधानमंत्री को लाइन में लगकर जो उनका समय था उस समय पर प्राप्त हुई, वही वैक्सीन आपने और मैंने भी ग्रहण की। तो इस देश में एकजुटता, एक भाव, समानता, उसका भी उदाहरण कोविड के समय पर मिलता है। 82 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे समय पर जब रोटी रोजी का बंदोबस्त नहीं था, 82 करोड़ लोगों को भोजन का प्रावधान दिलवाया गया। और आज इन सब कार्यक्रम की वजह से स्थिति ये है कि भारत जो फ्रेजाइल 5 यानी चरमराती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं ने 2014 से पहले पहुंच चुका था, भ्रष्टाचार के कारण बिखरने वाला था, उस सब को रोककर आज भारत को 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक स्थान प्राप्त हुआ है। और उस सब के पीछे यही सब जो कारण है वो रहे, और खास तौर पे कोरोना के समय पर जिस संजीदगी के साथ, जिस सेवा भाव के साथ केंद्र सरकार ने काम किया, नतीजे आप सबके सामने हैं कि पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई, लेकिन भारत की व्यवस्था आज भी खड़ी है। मेरे विभाग से संबंधित G20 एक विषय है, SCO दूसरा विषय है, यूनिड्रॉइड की हमारी जो केवल सदस्य नहीं बल्कि प्रेसिडेंसी है। बहुत सारे ऐसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग टेम्परेरी चेयरमैनशिप लेकर रह चुके। ऐसे तमाम अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम रहे जिसके अंदर भारत को प्रमुखता से देखा गया, और भारत के प्रधानमंत्री जब उन स्थानों पर पहुंचते हैं, जब वो भारत की बात करते हैं, जब वो भारत की बदलती हुई तस्वीर की बात करते हैं, तो उन सब के कारण भारत को निवेश भी मिलता है, भारत का देश दुनिया में रुतबा भी बढ़ता है। और जब भारत का बढ़ता हुआ रुतबा हम देखते हैं तो हम सब भारतीय अपने आप को गौरवान्वित भी पाते हैं। जब हमारे पर मुश्किल आई कोरोना के समय पर, तो उन सब देशों में जहां पर 160 देशों को भारत ने उनके बुरे वक्त में दवा और वैक्सीन उपलब्ध कराई थी, उसके कारण बढ़ती हुई प्रसिद्धि के कारण तमाम देश जो भारत की मदद के लिए भी, सहयोग के लिए भी आगे आए, जिसका लाभ भी हर भारतीय को प्राप्त हुआ। तो भारत का बढ़ता हुआ रुतबा, भारत का बढ़ता हुआ कद जो है वो हम सबके सामने है, और हम सबके लिए गौरवान्वित होने का विषय, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण आज भारत की संसद भी शामिल हुई कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और साथ में सभ्यता संस्कृति का एक प्रतीक बनकर हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। वो भी जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और अमृत काल के शुरू में
भारत को इतना बड़ा उपहार मिला जो आने वाली पीढ़ियों के लिए 150 साल तक उनकी सेवा करेगा। ये भी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं भारतीय होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ।